गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी उत्पाद जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो उत्पाद जीवन चक्र का महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, जो इंट्रोडक्शन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, वो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। इंट्रोडक्शन में हमने जो उसका स्टेजेस है कि एक प्रोडक्ट है अपने जीवन काल को या लाइफ साइकिल को है कैसे पूरा करता है, कंप्लीट करता है, तो उसमें हमने 6 स्टेज के बारे में पढ़ा था। जो 6 स्टेज थे, जिसमें डेवलपमेंट स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज और डिक्लाइनिंग स्टेज के बारे में हम डिटेल से पढ़े थे। आज हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो एक कंपनी के प्रोडक्ट के जो साइकिल है उसको प्रभावित करता है। और देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँ इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि यदि किसी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ज़्यादा बड़ा होता है तो वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं कि जो बजाज का स्कूटर है, वो उसका जो लाइफ साइकिल था बहुत ही लंबा था, ठीक है ना। कंपनी ने लगभग एक तरीके से 50-60 साल तक लगातार उसको एक ही स्कूटर को है वो मार्केट में सेल किया, और उसका पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा था कि कंपनी ने लगातार उसकी बिक्री में जो है एक तरीके से टारगेट जो इंक्रीमेंट है वो अचीव किया, और इसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड जो प्रॉफिट है वो गेन किया। तो यदि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ज़्यादा बड़ा है तो वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकती है और कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकती है। कंपनी के जो इनोवेशन के जो खर्चे हैं वो कम होते हैं, ठीक है ना। और जो उसके जो एक्सपेंडिचर है प्रमोशन से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वो भी कहीं न कहीं क्या है उसमें एक तरीके से कमी आती है। और दूसरी तरफ यदि हम यदि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो स्मॉल होता है, ठीक है ना, वो छोटा होता है, तो ऐसे में क्या है कि कंपनी को बहुत सारे जो इनोवेशन पर खर्चे करने हैं, फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है उनको डेवलप करने पर खर्चा करना है, उसका प्रमोशनल जो टेक्निक्स है या जो एक्टिविटीज़ है उस पर उन्हें बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने होते हैं। तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल ये है कि जो प्रोडक्ट वो बना रही है उसका लाइफ साइकिल क्या है वो लॉन्गर हो, वो ज़्यादा बड़ा हो। यदि वो बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, तो वो उसके लिए एक तरीके से फायदेमंद नहीं रहता। तो यहाँ पर हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हम ये समझ सकें कि ये फैक्टर किस प्रकार से कंपनी के प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को लॉन्गर बनाने में या उसको स्मॉल करने में किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं, और इनको समझने के बाद हम ये डिसाइड कर पाएँ कि जो किस प्रकार से हम प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को है वो ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, ताकि कंपनी की जो बिक्री है या जो सेल्स है वो लगातार बढ़ती रहे और कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी लगातार बढ़ता रहे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें है एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, यदि उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यदि नए जो कॉम्पिटिटिव फर्म है उनकी एंट्री स्लो है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि आप जैसे कोई एक व्हीकल बना रहे हैं 4 व्हीलर, और जो अपने आप में यूनिक है, इनोवेटिव आइडिया के साथ आपने डेवलप किया है, यदि उस मार्केट में उस प्रोडक्ट के जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के तौर पर या उसी प्रोडक्ट के लिए कोई दूसरा कंपटीटर मार्केट में आ जाता है, और इस प्रकार के लगातार कंपटीटर आते रहते हैं, उनकी स्पीड है वो एक तरीके से फास्ट है, तो आपका जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो शॉर्टर होगा, एक तरीके से छोटा रहेगा। यदि जो नए कॉम्पिटिटिव फर्म है उनकी एंट्री स्लो है, बहुत कम लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट को कम्पीट करने के लिए बाजार में आ रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके जो प्रोडक्ट की जो
लाइफ साइकिल है वो लॉन्गर रहेगी, ठीक है ना। तो समझना ये है कि यदि नए फर्म है, कॉम्पिटिटिव फर्म आपके प्रोडक्ट के, यदि उनकी एंट्री स्लो है तो आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो लॉन्गर होगा, और यदि उनकी जो न्यू कॉम्पिटिटर्स की एंट्री है वो एक तरीके से फास्ट एंट्री हो रही है, रोज 2-4 नई कंपनियां स्थापित हो रही है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो शॉर्टर हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस पर भी डिपेंड करता है कि न्यू कंपटीटर्स है उनकी एंट्री पोजीशन क्या है, एंट्री स्पीड क्या है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, तकनीकी परिवर्तन है, वो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को प्रभावित करता है। अब देखिए, एक आप एग्जांपल हम लेते हैं मोबाइल फ़ोन का, जो स्मार्टफोन वगैरह हैं, उसमें क्या होता है कि चाहे आप एप्पल का एग्जांपल लें, चाहे आप शाओमी का लें, रेडमी वगैरह का, तो ये जो कंपनियां हैं वो तेज़ी से अपने प्रोडक्ट में जो बदलाव कर रही है, ठीक है ना। और इनके जो प्रोडक्ट है उनका लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से जो बदल रही है और कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है इस फील्ड में, स्मार्टफोन के फील्ड में, तो जो उनके प्रोडक्ट होते हैं, जो उनके मोबाइल फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन, उनका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही शॉर्टर होता है, ठीक है ना। एक छोटा लाइफ साइकिल होता है। कोई भी मोबाइल फ़ोन है वो 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद, अधिकतम 6 महीने के बाद में वो एक तरीके से मार्केट से बाहर हो जाता है या बंद हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि उस 6 महीने में नए मोबाइल आ जाते हैं, नए फीचर्स के साथ, इनोवेटिव फीचर्स के साथ। इस प्रकार से जहाँ पर टेक्नोलॉजी की चेंजेस की रफ्तार अधिक होगी, उसकी स्पीड अधिक होगी टेक्नोलॉजी चेंजेस की, वहाँ पर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो कम होगी। और जहाँ टेक्नोलॉजी परिवर्तन की जो स्पीड है वो एक तरीके से कम है, वहाँ पर उन प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ज़्यादा बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो एक तरीके से स्लो है, ठीक है ना। और इसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा बड़ा होता है, लॉन्गर है। और दूसरी तरफ जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, जापान है, फ्रांस है, रसिया है, इजराइल है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, जो चेंजेस है, उसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। इस वजह से वहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी जो है एक तरीके से शॉर्टर होती है, छोटी होती है, ठीक। नेक्स्ट है रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस। देखिए, ये रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस क्या है कि बाजार में जो कस्टमर्स है वो किस प्रकार से आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड भी प्रभावित करती है। यदि आपके प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस रेट है, स्वीकृति की जो दर है वो कम है, तो ऐसी परिस्थिति में उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा लॉन्गर होगी। और दूसरी तरफ यदि प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस रेट है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो ऐसी परिस्थिति में उस प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो कम होगी। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी का क्या यहाँ पर इन्फ्लुएंस है कि कोई भी कंपनी जिसमें ज़्यादा जो स्किल्ड जो लेबर होंगी, ज़्यादा इफिशिएंट जो उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा अपने प्रोडक्ट को है वो ज़्यादा उसकी लाइफ साइकिल है उसको ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका प्रमोशन कर सकते हैं, कस्टमर तक अपनी जो पहुंच बना सकते हैं, उस प्रोडक्ट में जो मॉडिफिकेशन करके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो लॉन्गर बना सकते हैं। और जिस कंपनी के पास अच्छे जो है कर्मचारी नहीं होंगे, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ नहीं है, इफिशिएंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, तो ऐसे में जो उनके प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्टर होगी। रीज़न क्या है कि जो कर्मचारी है वो एक तरीके से इफिशिएंट नहीं है, कुशल कर्मचारी नहीं है, तो वो
प्रोडक्ट में जो इनोवेशन है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और इस वजह से वो अपने प्रोडक्ट को लंबे समय तक मार्केट में बनाए रखने में असक्षम होते हैं। नेक्स्ट है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, जोखिम वहन क्षमता, ठीक है ना। कंपनी कितनी जोखिम उठा सकती है, रिस्क बेयर कर सकती है, ये जो कैपेसिटी है कंपनी की वो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को प्रभावित करती है। किस प्रकार से करती है, देखिए एक कंपनी है जिसके पास संसाधनों की या रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो वो अपने प्रोडक्ट पर ज़्यादा खर्च कर सकती है, एक्सपेंडिचर कर सकती है और ज़्यादा प्रमोशन कर सकती है, एडवर्टीजमेंट कर सकती है, ठीक है ना। उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, उस प्रोडक्ट में इनोवेटिव फीचर्स ऐड कर सकती है और इस प्रकार से वो जो अपने प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो लंबे टाइम तक जो है बढ़ा सकती है, उसको लॉन्गर बना सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। जिस कंपनी के पास रिसोर्सेज कम है, एडवर्टीजमेंट के पैसे नहीं है, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन या इनोवेटिव फीचर्स डेवलप करने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसी जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो एक तरीके से शॉर्टर होता है, छोटा लाइफ साइकिल होता है। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना, जैसे लक्स जो साबुन बनाने वाली कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इसके जो प्रोडक्ट के जो लाइफ साइकिल होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है ना। अभी लक्स का यूज हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स ने भी किया होगा, हम भी कर रहे हैं और अभी तक बाजार में वो जो प्रोडक्ट चल रहा है। इसी प्रकार लाइफ बॉय है, डिटोल है, इन प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। क्योंकि इनकी जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर सकती है, इनकी जो कैपेसिटी है, एक्सपेंडिचर कैपेसिटी, वो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है। इसके अलावा जो देखिए लोकल जो शॉप होते हैं, लोकल ब्रांड होते हैं, उनके प्रोडक्ट बाजार में आते हैं और थोड़े समय के बाद में वो बाजार से बाहर कर दिए जाते हैं। इसके पीछे क्या है कि उनके पास ज़्यादा खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कि देखिए जो पहले जो टेलीकॉम कंपनीज थी, MTNL थी, एयरसेल थी, टाटा इंडिकॉम वगैरह, ये कंपनियां सभी बंद हो गई और लंबे समय तक इन्होंने अपने बिजनेस को है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। इनके जो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा हो गया। इसके पीछे रीजन क्या है कि इनके जो पास जो एक तरीके से जो कैपेसिटी है, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्गनेस, वो नहीं है। अब देखिए रिलायंस के पास जो आर्थिक जो क्षमता है, इकोनॉमिक कैपेसिटी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से क्या है कि डे बाय डे जो उसका बिजनेस है रिलायंस का वो ग्रो कर रहा है। चाहे उसका जियो का बिजनेस है, टेलीकॉम का बिजनेस है, ठीक है ना, तो वो रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि उनके पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो ज़्यादा है और किसी भी कंपनी के पास यदि इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा है तो वो अपने प्रोडक्ट में इनोवेटिव फीचर्स ऐड कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसमें ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर सकती है और लंबे समय तक अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकती है, प्रॉफिट गेन कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके पास संसाधन ज़्यादा होंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, उस कंपनी के प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ज़्यादा लॉन्गर रहेगा और जिसके पास रिसोर्सेज कम है उस कंपनी के जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो शॉर्टर रहेगा। इसमें हम और भी कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम मोबाइल जो कंपनीज है जो गाड़ियां बनाती है, 4 व्हीलर, उनकी बात करें तो महिंद्रा का जो स्कॉर्पियो है, ठीक है ना, महिंद्रा का जो बोलेरो है, वो कितने टाइम तक, ये जो SUV है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, कितने समय से बाजार में बने हुए हैं, ठीक है ना। इनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितना बड़ा है, लॉन्गर है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो कंपनी बनाने वाली है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, इकोनॉमिक एबिलिटी है, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के यदि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं होंगे और
वो डेवलप नहीं हो रहे हैं, जैसे कोई अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है। एग्जांपल के तौर पर देखिए ये कोई मेडिसिन वगैरह हो सकती है, जैसे कोरोना के लिए कोई मेडिसिन है, तो ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है मेडिसिन डेवलप करना और वैक्सीन डेवलप करना। तो ये अच्छा जो कंपनियां वैक्सीन डेवलप कर रही है वो लंबे समय से प्रयास कर रही है, अचानक कोई भी कंपनी आके इस प्रकार की मेडिसिन नहीं बना सकती। तो जो प्रोडक्ट जिनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ज़्यादा जटिल होती है, उसको बनाने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता होती है, तो उसमें क्या है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट डेवलप करना मुश्किल होता है। एक तरीके से जो उसके लिए कोई अल्टरनेट विकसित करना मुश्किल है। तो ऐसे प्रोडक्ट में की लाइफ साइकिल है ज़्यादा लॉन्गर होती है, और जिन प्रोडक्ट में हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल फ़ोन में ये देखने को मिलता है कि मोबाइल फ़ोन है उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्टर है, कम है, इसके पीछे छोटी लाइफ साइकिल है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो इसमें जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उनका डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो वैक्सीन वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है कोई भी बीमारी के लिए, तो उनमें क्या है कि कंपटीशन कम है, नए प्रोडक्ट बहुत इतने तेज़ी से नहीं आ रहे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। तो ऐसे में उन प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा बड़ा रहता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल कैपेसिटी। इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल कैपेसिटी भी जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उसको प्रभावित करती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक मैं आपको साधारण सा एग्जाम्पल बताऊँ। एक तो है रिलायंस के प्रोडक्ट, रिलायंस है, टाटा, तो इनके पास क्या है कि जो इफिशिएंट स्टाफ है, ठीक है ना, एक तरीके से इफिशिएंट स्टाफ है, और जो उनके मैनेजरियल पर्सोनल है उनका जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा इफिशिएंट है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है ना, और डाइवर्सिफाइड उनका मैनेजमेंट है, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है, अलग अलग जो जानकारी के लोग उनके बोर्ड में हैं, मैनेजमेंट करते हैं उस कंपनी का, तो उनके उन कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं उनका लाइफ साइकिल जो है वो लॉन्गर होता है। और इसके विपरीत जो ऐसी कंपनी है जिसके अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड या ज़्यादा इफिशिएंट जो क्वालिफाइड मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजरियल पर्सोनल नहीं है, तो ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो शॉर्टर होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्योंकि ज़्यादा कुशल मैनेजमेंट होगा, ज़्यादा लर्नेड मैनेजमेंट होगा, तो सक्षम मैनेजमेंट होगा, तो वो क्या है कि उनके लिए बेहतर स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं और लंबे टाइम तक अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुडविल एंड इमेज। अब देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उसमें गुडविल का बड़ा रोल है कि कोई भी कंपनी है उस प्रोडक्ट का गुडविल कैसा है, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे बाइक जो बनाने वाली कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप पर सब बाइक मैन्युफैक्चर करने वाली है वो हीरो है, ठीक है ना। पहले जो हीरो एंड होंडा का जो जॉइंट वेंचर था उसकी बाइक सबसे ज़्यादा सेल की जाती थी, ठीक है ना। और बाइक इसके अलावा जो उसके कॉम्पिटिटर कौन है, होंडा है, ठीक है ना, और होंडा टू व्हीलर, फिर उसके बाद टीवीएस है, फिर उसके बाद बजाज है। तो देखिए इस कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हीरो है एक तरीके से जो बजट बाइक है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है बाइक को सेल करता है। और उसमें भी कुछ इनके प्रोडक्ट हैं जैसे HF डिलक्स है, हीरो स्प्लेंडर प्लस है, तो इनका जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, जो जीवन चक्र है वो लॉन्गर है। इसके पीछे रीजन क्या है कि एक तो हीरो का जो इमेज है वो ज़्यादा बेहतर है, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं जैसे HF डिलक्स है या फिर जो उनका स्प्लेंडर प्लस है, इनके प्रति ये जो लोगों का एक तरीके से गुडविल डेवलप होगी लोगों के माइंड में, ठीक है ना, कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की जो रोड क्यों ना हो, ठीक है ना, हर एक परिस्थिति में ये बढ़िया परफॉर्म करते हैं।
तो देखिए इसीलिए लोग क्या है, इनका रीसेल वैल्यू भी अच्छा है, ठीक है, इसीलिए लोग इनको बाई करते हैं, इनके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ज़्यादा लॉन्गर है। दूसरी तरफ हम बात करें जो टीवीएस की है या जो होंडा है या फिर जो बजाज है, इनके जो प्रोडक्ट हैं उनका कंपैरेटिवली जो इमेज है वो हीरो की कंपैरेटिवली कम है, ठीक है ना, ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन देखा जाए तो उनका सेल के अकॉर्डिंग यदि हम चेक करें, एनालिसिस करें, तो सबसे ज़्यादा जो बाइक है वो हीरो सेल करता है, और उसमें भी उसके जो खास जो प्रोडक्ट हैं जैसे HF डिलक्स वगैरह, स्प्लेंडर प्लस वगैरह, ठीक है ना, ये बजट बाइक्स। और इसके साथ ही देखिए जैसे हम बात करें जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी स्पोर्ट्स बाइक्स वगैरह है, तो उसमें फिर क्या है कि दूसरी कंपनियों के भी नाम आते हैं, ठीक है ना, तो ये इमेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को शॉर्टर बनाने में और उसका लॉन्गर बनाने में। नेक्स्ट है लीगल प्रोटेक्शन टू प्रोडक्ट्स। देखिए लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी संरक्षण जो प्रोडक्ट को मिलता है, किस प्रकार से लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, पेटेंट के माध्यम से, कॉपीराइट के माध्यम से, ट्रेडमार्क के माध्यम से। तो पेटेंट और कॉपीराइट का क्या यूज है कि कोई भी प्रोडक्ट है यदि वो इनोवेटिव फीचर्स के साथ प्रोडक्ट बनाए गए हैं, तो उसका यदि हम पेटेंट करवा लेते हैं, कॉपीराइट करवा लेते हैं, तो एक निर्धारित समय तक कोई भी व्यक्ति है उस फॉर्मूले का यूज करते हुए, उस इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हुए, उस प्रोसेस का यूज करते हुए नया प्रोडक्ट नहीं बना सकता। और इस प्रकार से क्या है, जो पेटेंट करवाया हुआ प्रोडक्ट है जिसका हमने पेटेंट करवा लिया है, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो लॉन्गर होता है। जिसका हमने पेटेंट नहीं करवाया है उस प्रोडक्ट को कोई भी व्यक्ति कॉपी कर सकता है, और फिर क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो शॉर्टर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रेगुलेटरी सिस्टम। प्रोडक्ट रेगुलेटरी सिस्टम क्या है? देखिए प्रोडक्ट रेगुलेटरी सिस्टम या उत्पाद जो नियंत्रण जो तंत्र है वो किस तरीके से प्रभावित करता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर जैसे बाइक्स वगैरह है, ठीक है ना, या फिर जैसे गाड़ी वगैरह है, व्हीकल वगैरह, उसमें क्या है गवर्नमेंट का एक तरीके से कंट्रोल जो है वो मेंटेन करती है। जैसे BS4 का आप एग्जांपल देख सकते हैं, पहले BS4 चलते थे, अभी BS6 जो स्टैंडर्ड है व्हीकल जो है उनमें। तो इसके बाद क्या, अब गवर्नमेंट कितने समय के बाद जो नेक्स्ट BS7 अप्लाई कर दे, ठीक है ना, तो उस पर डिपेंड करता है कि ये BS6 के जो प्रोडक्ट है उनका लाइफ साइकिल कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही जो जैसे स्पीड है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि यहाँ पर किसी भी जो भी बाइक आप बनाएंगे उसका स्पीड 100 जो किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब पर पाबंदी कर दी। तो अब ऐसे में क्या होगा कि कोई जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबकी स्पीड इतनी रहेगी, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है ऐसे में क्या है ज़्यादा लॉन्गर होता है, ठीक है ना। अब जो भी 120 स्पीड का ज़्यादा स्पीड का प्रोडक्ट बनाना चाहेगा तो उसको बेचने की गवर्नमेंट अनुमति नहीं देगी, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह रखा है कि अधिकतम 100 स्पीड का ही जो आप बाइक बना सकते हैं, स्कूटर बना सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटर्स वगैरह हैं, बाइक्स वगैरह, हो सकता है कि उसमें गवर्नमेंट है स्पीड पर कंट्रोल कर दे, ठीक है ना। तो फिर क्या है कि यदि स्पीड पर कंट्रोल कर देते हैं तो फिर नया प्रोडक्ट नहीं आएगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी स्पीड के वही मार्केट में चलेंगे, तो उनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो लॉन्गर हो सकता है, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें गवर्नमेंट है कोई रेशियो फिक्स कर दे, ठीक है ना। इस रेशियो का मतलब जैसे सैनिटाइजर वगैरह है तो उसमें WHO ने रेशियो फिक्स कर रखा है कि जो एल्कोहल है उसका कितना यूज करना है सैनिटाइजर में, ठीक है ना, जो अदर इंग्रेडिएंट्स है उनका कितना यूज करना है। तो यदि जब तक ये कंट्रोल रहेगा तब तक जो सैनिटाइजर ऑलरेडी बिक रहा है उनका लाइफ साइकिल क्या रहेगा, लॉन्गर रहेगा। लेकिन यदि उसमें कोई बदलाव कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में, उसके मिक्सचर में, ठीक है ना,
उसके फीचर्स में, तब क्या होगा कि उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो शॉर्टर हो जाएगा। क्योंकि ये जैसे ही चेंज होगा फिर नई कंपनियां आके उसके अकॉर्डिंग नया प्रोडक्ट बनाएंगे और वो पहले वाला जो प्रोडक्ट है उसकी जो बिक्री है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो फैक्टर्स हैं वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को प्रभावित करते हैं, उसको लॉन्गर बनाने में और उसको शॉर्टर बनाने में। कंपनी के लिए जरूरी है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो लॉन्गर रहे, ताकि लंबे समय तक प्रोडक्ट को सेल किया जा सके और उससे गेन है वो प्राप्त किया जा सके। थैंक यू सो मच।